हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल ऑन इंडो पाठशाला। आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे टॉप 50 इम्पॉर्टेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस हिस्ट्री के, और जो कि मॉडर्न, मिडाइवल एंड एंशंट हिस्ट्री, तीनों ही हिस्ट्री के क्वेश्चंस का कॉम्बिनेशन आपको देखने को मिलेगा। सो लेट्स सी आवर फर्स्ट क्वेश्चन। हु अमंग द फॉलोइंग प्रिसाइडेड ओवर द बुद्धिस्ट काउंसिल हेल्ड अंडर द पैट्रोनेज ऑफ किंग कनिष्का? निम्नलिखित में से किसने राजा कनिष्क के संरक्षण में आयोजित बौद्ध संगीति की अध्यक्षता की थी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि वासुमित्र। देखिए, 4 बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी, 4 बुद्धिस्ट काउंसिल, जिसमें से जो 4th नंबर का बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ था उसको प्रिसाइडेड ओवर बाय वासुमित्रा, एंड द पैट्रोनेज किंग उस टाइम पे कौन थे? कनिष्क थे। ठीक है, इसके बारे में और इन्फॉर्मेशन देखें तो देखिए, ये है चारों बुद्धिस्ट काउंसिल, ईयर, वेन्यू, चेयरमैन एंड उनके किंग। आप ऐसे याद कर सकते हैं, ए के। इट्स अ ट्रिक। ऐसे ही मैंने भी याद किया है, अजात शत्रु, देन कालाशोका, फिर अशोका, कनिष्का, ए के। ओके, तो ये पैट्रोन किंग हो गए। और ये कनिष्का का 4th नंबर का बुद्धिस्ट काउंसिल था इनके टाइम पे, कश्मीर के कुंडलवन में हुआ था 72 AD में। और इसके जो चेयरपर्सन कौन थे? वासुमित्र थे। और अगर उपाध्यक्ष की बात करें, वासुमित्र तो अध्यक्ष थे, और अगर उपाध्यक्ष की बात करें तो ये अश्वघोष थे। ओके, नेक्स्ट देखिए, फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल की बात करें तो ये 483 BC में हुआ था, राजगृह में हुआ था, बिहार। और इसके जो चेयरमैन थे वो थे महाकश्यप, और ये अजात शत्रु के टाइम पीरियड में हुआ था। नेक्स्ट सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल, तो ये 100 ईयर्स का आपको डिफरेंस दिख रहा होगा, 483, 383। तो 383 BC में हुआ था, वैशाली में, बिहार के। सबाकामी इसके चेयरपर्सन थे, और कालाशोका के टाइम ड्यूरेशन में हुआ था। थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल 250 BC, मोस्ट इंपॉर्टेंट, पाटलिपुत्र में हुआ था, अशोका के टाइम पीरियड में। और मोगलीपुत्र तिस्सा इसके चेयरमैन थे। ठीक है, तो ये आपको ये स्लाइड इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखनी है। ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर महावीरा अटेंड कैवल्या? महावीर ने किस नदी के तट पर कैवल्य की प्राप्ति की थी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऋजुपालिका। ऋजुपालिका नदी एक जृंभिक ग्राम है बिहार में। तो वहाँ पे उस नदी के किनारे, और ये जो साल ट्री होता है, साल ट्री के वृक्ष के नीचे, एट द एज ऑफ 42 साल की उम्र में इनको कैवल्य, यानी कि नॉलेज या फिर ज्ञान कह सकते हैं, उसकी प्राप्ति हो गई थी। तो ऋजुपालिका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे महावीर स्वामी जी की बात की जा रही है, जैन धर्म से जो रिलेटेड थे। बट अगर बात करें निरंजना रिवर की, तो निरंजना रिवर के रिवर बैंक में गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ओके, तो ये चीज़ ध्यान में रखना है। एट विच ऑफ द फॉलोइंग हरप्पन साइट्स टेराकोटा फीमेल फिगर्स वर डिस्कवर्ड? तो देखिए, निम्नलिखित में से किस हड़प्पा स्थल से टेराकोटा की मादा आकृतियां प्राप्त हुई हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मोहेंजोदारो। तो यहाँ से देखिए, ग्रेट बाथ जो महान स्नानागार है वो भी प्राप्त हुआ है, बाथिंग घाट्स, और ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल जो नर्तकी मिली है, कांस्य की मूर्ति, ये इंपॉर्टेंट है, ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल। और देखिए, मोहेंजोदारो को हम लोग मृतकों का टीला भी कहते हैं। और इस तरीके से आप ध्यान रख सकते हैं कि जो टेराकोटा फीमेल फिगर्स हैं वो भी यहीं से पाई गई हैं, और ग्रेट बाथ भी मोहेंजोदारो से पाया गया है। और राखल दास बनर्जी ने इसका उत्खनन किया था, मतलब इसकी डिगिंग, खोदने का कार्य किया था। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, व्हाट वाज द कैपिटल ऑफ अंग महाजनपदा? तो अंग महाजनपद की राजधानी क्या थी? आपको पता होगा टोटल कितने महाजनपद थे? 16। ओके, मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन सा था? मगध का। बट यहाँ पे कैपिटल ऑफ अंग वाज चंपा। ओके, और ये अंग कहाँ पे सिचुएटेड है? तो ये है सिचुएटेड मॉडर्न डिस्ट्रिक्ट ऑफ मुंगेर एंड भागलपुर, कहाँ पे? बिहार में। ओके, इन विच ऑफ द फॉलोइंग टेम्पल्स द पिरामिडल रूफ कैन बी फाउंड? तो पिरामिड नुमा जो छत कौन से मंदिर में पाई जाती है? तो भीतर गांव टेम्पल है, यहाँ पे जो उसकी रूफ होती है वो पिरामिड की जैसी पाई जाती है। और ये कहाँ पे है स्थित? तो कानपुर में स्थित है। कानपुर कहाँ पे? उत्तर प्रदेश में। ठीक है, और ये कौन से डायनेस्टी के द्वारा बनवाया गया था? तो गुप्ता डायनेस्टी के द्वारा। ये ग्रेट एग्जाम्पल देखने को मिलता है, भीतर गांव मंदिर। ओके, हु एस्टैब्लिश्ड विक्रमशिला यूनिवर्सिटी? तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो ये किया था धर्मपाल ने। ठीक है, ये देखिए कहाँ पे सिचुएटेड है? तो भागलपुर डिस्ट्रिक्ट है ऑफ बिहार, वहीं पे विक्रमशिला
यूनिवर्सिटी सिचुएटेड है, बट इट वॉज डिस्ट्रॉयड बाय द फोर्सेस ऑफ मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी। 1193 में इसको डिस्ट्रॉय कर दिया गया था। ठीक है, जैसे आपको पता ही होगा नालंदा को भी बख्तियार काकी ने डिस्ट्रॉय कर दिया था। तो ये ध्यान में रखना है आपको कि विक्रमशिला यूनिवर्सिटी को धर्मपाल ने बनवाया था, और कुमार गुप्त ने कौन सी यूनिवर्सिटी को बनवाया था, आप इसको कमेंट सेक्शन में बताइएगा। हु इज़ द फाउंडर ऑफ हर्यंका डायनेस्टी, तो ये बिंबिसार आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका टाइम ड्यूरेशन देखिए 544 से 492 BC, और ये फाउंडर था ऑफ हर्यंका डायनेस्टी बिंबिसार। इसको हम श्रेणिका या श्रेणिया भी कहते हैं, इसका एक उपनाम है या अनदर टाइटल आप कह सकते हैं, श्रेणिका या फिर सेनिया। और ये गौतम बुद्ध के टाइम पे समकालीन थे। उनके फाउंडर ऑफ हर्यंका डायनेस्टी वॉज बिंबिसारा। इंडस वैली सिविलाइजेशन इज़ अ सिविलाइजेशन ऑफ विच एज, तो सिंधु घाटी की सभ्यता किस काल की सभ्यता है, तो ये ब्रॉन्ज एज की है। ठीक है, ध्यान में रखना है आपको, ब्रॉन्ज एज का टाइम ड्यूरेशन 3000 BC से 1300 BC तक है। और इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो ओरिजिन है, मतलब जो स्पैंड है इसका एज, तो 2500 से 1700 BC। और इंडस वैली सिविलाइजेशन इज़ अ ब्रॉन्ज एज civilization. The dockyard was found in which of the following sites of Indus Valley civilization? बंदरगाह सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित स्थलों में से किस में पाया गया था? देखिए जो डॉकयार्ड पाया गया था वो लोथल में पाया गया था। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और यहाँ पे जो कपल्स जो बरियल पाए गए थे, शवाधान मतलब कि जो युगल शवाधान पाए गए थे कपल्स में, मतलब दो लोगों का जो शव मिला था वो भी लोथल में मिला था, और डॉकयार्ड यानी कि बंदरगाह भी यहीं पे मिला था। ठीक है, और ये जो मेन अगर 4 हड़प्पन साइट्स कंसिडर किए जाते हैं तो वो है हड़प्पा, मोहेंजोदाड़ो, बनावली और धौलावीरा। ठीक है, धौलावीरा, बनावली, हड़प्पा और मोहेंजोदाड़ो। विच ऑफ द फॉलोइंग गुप्ता रूलर्स इज नोन एज द इंडियन नेपोलियन, तो निम्नलिखित में से कौन सा गुप्त शासक भारतीय नेपोलियन कहा जाता है, तो समुद्रगुप्त आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए जो नेपोलियन थे वो फ्रांस के थे, और ये बहुत ही अच्छे युद्ध इन्होंने लड़ा था और बहुत ही ज़्यादा ब्रेव थे। तो इस वजह से इनको, जो हमारे गुप्ता पीरियड के समुद्रगुप्त हैं, इनको जाना जाता है एज द इंडियन नेपोलियन। ओके, और जो ये गुप्त पीरियड था, मतलब जो गुप्ता डायनेस्टी थी, इसको श्री गुप्त के द्वारा बनाया गया था, मतलब फाउंड किया गया था या इस्टेब्लिश किया गया था। आपको एक और चीज़ पता होनी चाहिए कि जो एक वाटरलू का युद्ध हुआ था, वाटरलू का, इसमें 1815 AD में हुआ था। ठीक है, वाटरलू का युद्ध, ये वर्ल्ड हिस्ट्री से रिलेटेड है, ध्यान रख लेना है। हु अमंग द फॉलोइंग इज नोन फॉर हिज वर्क ऑन मेडिसिन ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड, निम्नलिखित में से किसे गुप्त काल के दौरान चिकित्सा पर उनके काम के लिए जाना जाता है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सुश्रुत। ठीक है, तो देखिए जो गुप्ता पीरियड के जो भी डॉक्टर थे वो थे सुश्रुत, ध्यान में रखना है आपको। ये देखिए बेस्ट सर्जन कहे जाते हैं, जैसे सर्जरी वगैरह होती है, ऑपरेशन में ऑपरेशन होता है, तो उसके जो जन्मदाता के तौर पे हम जानते हैं तो सुश्रुत को जानते हैं। गोल्डन एज ऑफ इंडियन हिस्ट्री, तो ये गुप्ता पीरियड ही है, और जो गुप्ता पीरियड में गोल्ड कॉइन्स को हम दिनार के रूप में जानते थे। ठीक है, इतनी इन्फॉर्मेशन ध्यान में रखनी है। देखिए जो गुप्ता पीरियड के टाइम पे वर्क ऑन मेडिसिन के लिए जाने जाते हैं सुश्रुत, और गोल्डन एज ऑफ इंडियन हिस्ट्री तो गुप्ता डायनेस्टी, और गोल्ड कॉइन्स को हम दिनार के फॉर्म में जानते हैं। और सुश्रुत किस लिए फेमस हैं, तो सर्जन थे, बेस्ट सर्जन। ओके, अब देखिए अगर चरक की बात करें, देखिए सुश्रुत की बात की जाती है तो चरक का भी नाम आता है, तो इनको ध्यान में रखना है कि जो कनिष्क की टाइम ड्यूरेशन में जो बेस्ट जो मेडिसिन पे वर्क के लिए जाने जाते हैं तो वो चरक थे। और ये किसकी डायनेस्टी में थे, मतलब कौन सी डायनेस्टी या कौन से किंग के डायनेस्टी में थे, तो ये कनिष्का की डायनेस्टी में थे, कुषाण डायनेस्टी में। ठीक है, फादर ऑफ इंडियन मेडिसिन के रूप में जाना जाता है चरक को। और अगर बात करें नागार्जुना की बात करें तो ही इज़ नोन एज द आइंस्टाइन ऑफ इंडिया। आइंस्टीन ऑफ इंडिया के बारे में मतलब अगर कहा जाए आइंस्टीन ऑफ इंडिया, तो नागार्जुन को कहा जाता था। ठीक है, नेक्स्ट, हु वॉज हैंडेड ओवर टू हिज इंडियन एम्पायर व्हेन रिटर्निंग फ्रॉम गजनी टू इंडिया फ्रॉम मोहम्मद गौरी, तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक। देखिए जब मोहम्मद गौरी भारत से वापस लौट रहा था, वो रिटर्न कर रहा था, तो उसने अपना जो सारा राजपाट था वो अपने जो गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक को दे दिया था। ठीक है, तो यही पूछा जा रहा है इसमें। अब देखिए यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कुतुबुद्दीन ऐबक किसका स्लेव था, ये मोहम्मद गौरी का स्लेव था। ठीक है, जिसको कि बाद में मोहम्मद गौरी ने क्या किया, अपना राजपाट सारा कुछ दे दिया था। उसके बाद जो ये कुतुबुद्दीन ऐबक है, इसको हम लाख बख्श कहते हैं, लाख बख्श। ये बहुत ज़्यादा दान करता था, ही वॉज वेरी काइंड। तो अगर टाइटल्स की बात करें
कुतुबुद्दीन ऐबक की, तो मलिक और सिपह सलार आपको ध्यान में रखना है। फाउंडर ऑफ स्लेव डायनेस्टी तो कुतुबुद्दीन ऐबक आपको ध्यान में रखना है, बट अगर रियल फाउंडर की बात करें, वास्तविक संस्थापक की, तो इल्तुतमिश आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान में रखना है। देखिए, अगर फाउंडर ऑफ स्लेव डायनेस्टी तो कुतुबुद्दीन ऐबक, बट अगर रियल फाउंडर की बात करें तो इल्तुतमिश। नेक्स्ट, इन हाउ मेनी डायनेस्टीज सल्तनत टाइम वॉज डिवाइडेड? सल्तनत काल कितने भागों में विभक्त था? तो ये 5 भागों में विभक्त था। इसको भी अभी हम डिस्कस करेंगे, बट इसमें जान लेते हैं लॉन्गेस्ट और शॉर्टेस्ट कौन सा था। तो लॉन्गेस्ट डायनेस्टी वॉज तुगलक डायनेस्टी 94 ईयर्स तक। शॉर्टेस्ट डायनेस्टी जो सबसे कम एज में मतलब डिस्ट्रॉय हो गई थी, तो 30 ईयर्स में खिलजी डायनेस्टी। ठीक है, तो लॉन्गेस्ट तुगलक डायनेस्टी, शॉर्टेस्ट खिलजी डायनेस्टी। यहाँ पे ये है स्लेव डायनेस्टी, इसका टाइम पीरियड आप देख लीजिए और इसके एज देख लीजिए। तो लॉन्गेस्ट 94 ईयर्स तुगलक डायनेस्टी, और सैयद डायनेस्टी इसको खिज्र खान ने इसका इस्टेब्लिशमेंट किया था 37 ईयर्स। ठीक है, तो इस तरीके से आप देख सकते हैं। और अभी अगर बात करें लोदी डायनेस्टी की, जो ये लास्ट वाला था, तो ये अफ़गानिस्तान से था, जबकि और सभी जो चारों थे वो टर्किश यानी कि तुर्की के थे। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना है। इन विच ईयर मोहम्मद गोरी इन्वेडेड इंडिया? तो किस वर्ष मोहम्मद गोरी ने भारत पर आक्रमण किया था? 1175 AD में। ठीक है, देखिए फर्स्ट बैटल ऑफ द राइन होता है 1191 AD में, वेयर गोरी वॉज डिफीटेड बाय पृथ्वीराज चौहान। ध्यान में रखना है। उसके बाद देखिए सेकंड बैटल ऑफ द राइन होता है 1192 AD में, जहाँ पे पृथ्वीराज हार गए थे एंड किल्ड बाय मोहम्मद गोरी। तो सेकंड बैटल ऑफ द राइन 1192 AD में होता है, वेयर पृथ्वीराज चौहान वॉज डिफीटेड बाय मोहम्मद गोरी। हु इंट्रोड्यूस्ड 2 कॉइन्स नेम्ड जीतल एंड टांका? तो किसने जीतल और टांका नाम से 2 सिक्के चलवाए थे? तो ये इल्तुतमिश ने चलवाए थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। तो देखिए जो टांका वाला कॉइन था वो सिल्वर का बना हुआ था, जीतल पीतल, आप ऐसे कनेक्ट कर लीजिए, जीतल पीतल यानी कि कॉपर। तो ये जीतल का था, ये कॉपर कॉइन्स। ओके, कॉपर कॉइन्स जीतल कहलाते थे, सिल्वर कॉइन्स टांका कहलाते थे। और देखिए जो इल्तुतमिश है, इसने इक्तादारी सिस्टम को चलाया था या शुरू किया था। ठीक है, हु स्टार्टेड द पॉलिसी ऑफ ब्लड एंड आयरन? रक्त और लौह की नीति किसने शुरू की थी? तो ये बलबन ने शुरू किया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और देखिए इसने एक फेस्टिवल भी स्टार्ट किया था, जो पारसी कम्युनिटी से लोग बिलोंग करते हैं, उनका फेस्टिवल है नवरोज। और देखिए इसने खुद को टाइटल दिया था, ही गेव हिमसेल्फ द टाइटल ऑफ जिल्ले इलाही, दैट मीन्स शैडो ऑफ गॉड, एंड ही स्टार्टेड पैबोस एंड सिजदा सिस्टम। पैबोस पैरों को चूमना, सिजदा मतलब बिल्कुल सिर झुका कर पैरों को चूमना। तो इस तरीके का बलबन ने स्टार्ट किया था। ब्लड एंड आयरन, रक्त और लौह की नीति। हु कंप्लीटेड कुतुब मीनार? तो कुतुब मीनार को किसने पूरा बनवाया था या कंप्लीट करवाया था? तो ये देखिए करवाया था इल्तुतमिश ने। देखिए जो कुतुब मीनार है, इसको कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसका कंस्ट्रक्शन मतलब जो बेसमेंट एरिया है उसको स्टार्ट किया था, बट वो कंप्लीट नहीं करवा पाए थे, उसके पहले उनकी डेथ हो जाती है। देन उसके बाद आते हैं इल्तुतमिश, तो वो इसको कंप्लीट करवाते हैं फाइनली। और उसके बाद 3 मोर स्टोरीज, 3 और मंजिल बनवाते हैं उसमें। ठीक है, और देखिए बाद में अगर लास्ट में बात करें तो 5th और जो लास्ट स्टोरी है, जो इसको फाइनली कंप्लीट करवाया था फिरोज शाह तुगलक ने। ठीक है, तो फिरोज शाह तुगलक ने 1368 में, ये तुगलक डायनेस्टी से बिलोंग करते हैं फिरोज शाह तुगलक, ध्यान में रखना है। तो देखिए 3 लोग हो गए। सबसे पहले तो देखिए कुतुबुद्दीन ऐबक, देन सेकंड नंबर पे इल्तुतमिश, थर्ड नंबर पे फिरोज शाह तुगलक। ओके, तो इसमें तो ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, व्हेन डिड द बैटल ऑफ हल्दी घाटी टेक प्लेस? तो ये 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में, और अकबर इसको जीत गए थे। विच ऑफ द फॉलोइंग सिख गुरु वॉज एग्जीक्यूटेड बाई जहांगीर? तो किस सिख गुरु को जहांगीर ने फांसी की सज़ा सुना दी थी? तो ये गुरु अर्जन देव थे। ठीक है, और ये 5th नंबर के सिख गुरु थे, 5वें नंबर के थे ये, और 1606 में जहांगीर ने इनको फांसी पे चढ़ा दिया था। व्हाट वाज द टाइम पीरियड ऑफ या रीन ऑफ अकबर? तो अकबर का शासनकाल कब तक चला था? तो देखिए 1556 से 1605 तक में चला था। ठीक है, अगर बात करें, देखिए अभी हमने जो प्रीवियस क्वेश्चन में डिस्कस किया था, अर्जन देव को जहांगीर ने चढ़ाया था फांसी पे। अगर गुरु तेग बहादुर पूछा जाए तो उनको औरंगजेब ने मार दिया था। ठीक है, मतलब मरवा दिया था। तो ये दोनों चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। चलिए, तो यहाँ पे बात कर रहे थे हम लोग 1556 से 1605 में, तो ये अकबर का टाइम पीरियड था। और अकबर को एक बीमारी हो गई थी, डिसेंट्री, पेचिस जिसको कहते हैं, 1605 में इस वजह से मर गए थे। और इन्होंने टोटल 49 ईयर्स तक अपना शासन किया था। और उनके बेटे थे अकबर के जहांगीर, या फिर जिनको हम सलीम के नाम से जानते हैं, तो इन्होंने इनके सक्सेसर बने थे जहांगीर। और टॉम्ब ऑफ अकबर की बात करें तो ये कहाँ पे है? आगरा के सिकंदरा में। तो ध्यान में रखना है इतनी सारी इन्फॉर्मेशन। नेक्स्ट,
हु वॉज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल? तो बंगाल का प्रथम गवर्नर था रॉबर्ट क्लाइव। ओके, नेक्स्ट ये देखिए 1757 से 60, मतलब जब देखिए बैटल ऑफ प्लासी होता है उस टाइम पे तो रहता ही है, बट बाद में जब इलाहाबाद की संधि होती है 1765 1765 में, आफ्टर द बैटल ऑफ बक्सर, तो उसके बाद भी रॉबर्ट क्लाइव को बुला लिया जाता है। तो इस तरीके से आप इसका टाइम ड्यूरेशन देख सकते हैं, डबल टाइम ड्यूरेशन था, 1757 से 60, देन अगेन 1765 से 67। बैटल ऑफ बक्सर होता है 1764 में और बैटल ऑफ प्लासी होता है 1757। द परमानेंट सेटलमेंट वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाई, तो अस्थायी बंदोबस्त की व्यवस्था की गई थी लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा। देखिए ये कब किया गया था? तो 1793 में किया गया था। ठीक है, इसमें क्या था कि ये एग्रीमेंट टाइप का था बिटवीन द ईस्ट इंडिया कंपनी एंड द जमींदार्स टू फिक्स द लैंड रेवेन्यू। व्हेन डिड द बैटल ऑफ तालीकोटा टेक प्लेस? तो तालीकोटा का युद्ध हुआ था 1565 में बिटवीन द बहमनी एम्पायर एंड द विजयनगर एम्पायर। तो ये जो हरिहर और बुक्का विजयनगर डायनेस्टी के इस्टेब्लिशमेंट में इनका योगदान था, कंट्रीब्यूशन था। ठीक है, तो 1565 में होता है और इसी तरीके से आप देखेंगे कि विजयनगर एम्पायर केम टू एन एंड आफ्टर दिस वॉर। तो ये 1565 वाला आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, हु वॉज द फर्स्ट वॉइस रॉय ऑफ इंडिया? तो भारत का प्रथम वाइस रॉय कौन था? तो ये था कैनिंग। ओके, कैनिंग था फर्स्ट वॉइस रॉय और इसी के टाइम ड्यूरेशन में देखिए 1861 का इंडियन काउंसिल एक्ट आता है, सिविल सर्विसेज एक्ट आता है, और देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है 1857 का जो रिवोल्ट होता है उस टाइम पे पूछते हैं कौन था, तो ये कैनिंग था। ओके, और अगर बात करें 1885 में कांग्रेस जब बना था, इंडियन नेशनल कांग्रेस, तो उस टाइम पे कौन था? तो डफरिन था। ठीक है, डफरिन। ओके, तो अगर बात करें कैनिंग की, तो 1858 का जो एक्ट आया था उसके थ्रू गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को चेंज किया गया था वॉइस रॉय में, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट वाज स्टार्टेड इन, तो ये 1920 में स्टार्ट किया गया था। और ये देखिए जो कलकत्ता का सेशन था सितंबर 1920 का, उसी टाइम पे जो लाला लाजपत राय ने इसकी अध्यक्षता की थी, वहाँ पे इसको इंट्रोड्यूस किया गया था। ठीक है, और गांधी जी प्रिडिक्टेड दैट ही वुड अचीव स्वराज थ्रू नॉन कोऑपरेशन विद इन अ ईयर। तो पूछा जाता है कि गांधी जी ने कब प्रिडिक्ट किया था कि हम 1 साल में स्वराज की प्राप्ति कर लेंगे? तो यही 1920 के नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में, और इस टाइम पे वॉइस रॉय थे चेम्सफोर्ड। ओके, हु वॉज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया? तो स्वतंत्र भारत के जो प्रथम गवर्नर जनरल थे तो वो थे, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा माउंटबेटन। ठीक है, देखिए फर्स्ट इंडियन गवर्नर जनरल की बात करें जब हमारा भारत देश आज़ाद हो गया था आफ्टर इंडिपेंडेंस, तो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी जी थे। ठीक, बट अगर बात करें माउंटबेटन की, तो ये फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ फ्री इंडिया थे, बट ये इंडियन नहीं थे, ही वॉज नॉन इंडियन। ऑब्वियसली ही वॉज नॉन इंडियन, बट अगर इंडियन के परस्पेक्टिव से बात करें तो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी वॉज द फर्स्ट इंडियन गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। अब यहाँ पे उन्हीं सभी चीज़ों का रिवीजन है, जैसे देखिए फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल तो वॉरेन हेस्टिंग्स थे, और फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल रॉबर्ट क्लाइव। अगर बात करें फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया तो विलियम बेंटिक, इनकी ही हेल्प से राजा राम मोहन रॉय, और इन्होंने सती सिस्टम को एंड किया था। फर्स्ट वॉइस रॉय की बात करें तो कैनिंग हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ फ्री इंडिया तो माउंटबेटन, बट अगर बात करें लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ फ्री इंडिया, अगर इंडियन के पर्सपेक्टिव से द ओनली इंडियन गवर्नर जनरल तो राजगोपालाचारी जी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बैटल ऑफ चंदेरी। देखिए बाबर और शेर शाह सूरी के बीच में नहीं हुआ था, ये बाबर और मेदिनी राय के बीच में हुआ था बैटल ऑफ चंदेरी। ठीक है, और बात कर लेते हैं तो फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था 1526 में, तो ये तो करेक्ट है। आपको इनकरेक्ट बताना था, यही गलत है। बैटल ऑफ खानवा होता है बाबर राणा सांगा, ये तो करेक्ट है। बैटल ऑफ घाघरा होता है बाबर अफगानी रूलर, ये भी सही है। पानी पिया खाना खाया चला घाघरा बांध के, ये एक ट्रिक है। पानीपत, खानवा, उसके बाद अंधेरी का युद्ध, फिर घाघरा का युद्ध, ये चारों सिक्वेंस है 1526 से लेके 1530 तक। उसके बाद बाबर की डेथ हो जाती है। Which of the following tribal rebellion was made famous by बंकिम चंद्र चैटर्जी through his novel आनंद मठ? तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सन्यासी विद्रोह। सन्यासी रिबेलियन को 1882 में इन्होंने एक नॉवेल लिखी थी बंकिम चंद्र चैटर्जी की, तो उसी में इंक्लूडेड है सन्यासी रिवोल्ट, और इससे ही वंदे मातरम जो हमारा नेशनल सॉन्ग है उसको भी लिया गया है, और इसके जो रचयिता हैं, राइटर हैं, बंकिम चंद्र चैटर्जी हैं वंदे मातरम के। वैन वॉज हैपेंड बैटल ऑफ वांडी वाश? तो वांडी वाश का युद्ध हुआ था 1760 में, 1760 में। किसके बीच में? कॉम्टे डी लाली और आयरकूट,
दैट मीन्स ब्रिटिशर्स और फ्रेंच के बीच में, यानी कि ब्रिटिश और फ्रांस के बीच में हुआ था 1760 में बैटल ऑफ वांडीवाश। कॉम्टे डी लाली फ्रेंच साइड से और आयरकूट ब्रिटिशर्स के साइड से थे। एंग्लो फ्रेंच वॉर था इसका अनदर नेम। हु अमंग द फॉलोइंग पास्ड द वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, तो इसको करेक्ट आंसर हो जाएगा लिटन ने पास किया था वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। तो ये देखिए 1878 में इसको पास किया गया था। दैट मीन्स अब हम जो हमारी देशी भाषा है, जो वर्नाकुलर हमारी लैंग्वेज है, उसमें हम पत्र पत्रिकाओं का संचालन या पब्लिकेशन नहीं कर सकते हैं। पब्लिश नहीं करने के उद्देश्य से लिटन ने ये चलाया था वर्नाकुलर प्रेस एक्ट इन 1878। ये अगर टारगेटेड देखा जाए तो एक अमृत बाजार पत्रिका आई हुई थी। दिस पत्रिका वॉज स्टार्टेड बाय सिसिर घोष एंड मोतीलाल घोष। तो इसी के अगेंस्ट में लिटन 1878 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लेके आया हुआ था। बट इसको देखिए रिपन के टाइम ड्यूरेशन यानी कि 1881 में इसको रिपील कर दिया गया। दैट मीन्स ये जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 वाला था इसको ख़त्म कर दिया गया इन 1881 बाय रिपन। इन विच स्क्रिप्ट वर अशोकाज इंस्क्रिप्शंस रिटन, तो अशोक के जो शिलालेख हैं वो लिपि में लिखे गए हैं, ब्राह्मी लिपि, ठीक है। तो ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं और इसको फर्स्ट टाइम पढ़ा गया था डिसिफर्ड इन 1837 बाय जेम्स प्रिंसेप। ओके। द बंगाल सती रेगुलेशन एक्ट वॉज पास्ड इन विच ईयर, तो ये 1829 में पास किया गया था राजा राम मोहन रॉय विद द हेल्प ऑफ लॉर्ड विलियम बेंटिक एंड पास इन 1829। तो सती सिस्टम को इस वजह से एंड किया गया था क्योंकि राजा राम मोहन रॉय की जो ब्रदर की वाइफ यानी कि उनकी जो भाभी थी उनको भी सती होना पड़ा था। तो इससे बहुत ही ज़्यादा दुख हुआ था। इस वजह से राजा राम मोहन रॉय ने बहुत अच्छे काम, बहुत ही अच्छे सोशल रिफॉर्म्स किए थे। द पूना पैक्ट 1932 वॉज एन एग्रीमेंट बिटवीन, तो ये जो भीमराव अंबेडकर जी एंड महात्मा गांधी जी के बीच में 24 सितंबर 1932 में होता है एन एग्रीमेंट, पूना पैक्ट, ठीक है। यरवदा जेल में इसको साइन किया जाता है। द गदर पार्टी वॉज फाउंडेड, ये नवंबर 1913 में इसको फाउंड किया गया था इन सैन फ्रांसिस्को USA बाय। गदर पार्टी की स्थापना की गई थी लाला हरदयाल के द्वारा, ठीक है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा लाला हरदयाल। 1913 आपको ध्यान में रखना है। और ये सोहन सिंह भाखना और लाला हरदयाल ने इसका जो फाउंडिंग ईयर आप ध्यान रख सकते हैं 1913 में किया था, ठीक है। हु स्टार्टेड द फर्स्ट इंग्लिश न्यूज़पेपर इन इंडिया, तो भारत में पहला जो अंग्रेजी अखबार शुरू किया था ये किया था ऑगस्ट हिक्की, जेम्स ऑगस्ट हिक्की ने किया था 1779-80। इसका टाइम ड्यूरेशन देख सकते हैं। इसका नाम था बंगाल गजट। ओके, बंगाल गजट वॉज द फर्स्ट इंग्लिश न्यूज़पेपर विच वॉज स्टार्टेड बाय जेम्स ऑगस्ट हिक्की, ओके, इन कैलकाटा। नेक्स्ट, वेयर डिड महात्मा गांधी स्टार्टेड द सॉल्ट सत्याग्रह, जो नमक सत्याग्रह शुरू किया था महात्मा गांधी जी के द्वारा, इसको किया गया था साबरमती, ठीक है। साबरमती में इसको स्टार्ट किया गया था और ये कब 12 मार्च 1930, ठीक है। और ये चला कब तक था, तो ये उनकी यात्रा थी 5 अप्रैल 1930 को ख़त्म हुई थी जब वो दांडी नवसारी पहुँचे थे वहाँ पे। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि साबरमती से स्टार्ट किया गया था और 1930 में ही फिर यहीं दांडी से सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट यानी कि सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्टार्ट किया जाता है बाय गांधी जी। द गांधी इरविन पैक्ट वॉज एसोसिएटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट्स ऑफ इंडिया। गांधी इरविन समझौता भारत के किस आंदोलन से जुड़ा हुआ है, तो ये जुड़ा हुआ है सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट से, ठीक है। गांधी इरविन पैक्ट, ये देखिए महात्मा गांधी जी और इरविन के बीच में 1931 5 मार्च को साइन किया गया था। 1932 में देखिए पूना पैक्ट साइन हुआ था महात्मा गांधी जी एंड भीमराव अंबेडकर के बीच में। बट अगर बात करें जो ये गांधी इरविन पैक्ट था ये 1931 में इसको साइन किया गया था जब सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट 1930 में स्टार्ट किया गया था उसके बाद में, ओके। विच वाइसरॉय पार्टीशन्ड बंगाल इन 1905, तो बंगाल का विभाजन कर्जन के द्वारा किया गया था। इसका अनाउंसमेंट हुआ था 19 जुलाई 1905 को बाय द वाइसरॉय कर्जन, ओके। और ये इम्प्लीमेंटेशन हुआ था 16 अक्टूबर 1905 को, ठीक है। 16 अक्टूबर 1905 में इम्प्लीमेंटेशन यानी कि बंगाल का पार्टीशन हो गया था। बट हार्डिंगे के टाइम पे 1911 में इसको विड्रॉ कर लिया गया था, ठीक है। तो ये सारे डेट्स आपको ध्यान में रखने हैं, कब इसका अनाउंसमेंट हुआ कब इम्प्लीमेंटेशन हुआ, दोनों ही डेट्स डिफरेंट हैं। व्हेन डिड द बैटल ऑफ चंदावर टेक प्लेस, तो चंदावर का युद्ध हुआ था 1194 AD में। मोहम्मद गोरी और जो किंग ऑफ कन्नौज थे जयचंद। कन्नौज किस लिए फेमस है, इत्र के लिए, जो सेंट परफ्यूम के लिए। तो बात करिए अगर कन्नौज के जो राजा जयचंद थे और मोहम्मद गोरी के बीच में 1194 AD में बैटल ऑफ चंदावर होता है और इसका रिजल्ट आता है कि मोहम्मद गोरी इसको जीत जाते हैं, मोहम्मद गोरी वॉन। हु एस्टैब्लिश्ड द आत्मीय सभा
अ प्रिकर्सर इन द सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म्स इन बंगाल। तो आत्मीय सभा की स्थापना की गई थी बाय राजा राम मोहन रॉय। ठीक है, ये कब किया गया था? तो 1814 टू 1815 ये कलकत्ता में किया गया था। ठीक है, आत्मीय सभा। हु फर्स्ट केम टू इंडिया फॉर ट्रेडिंग पर्पजेज। तो व्यापारिक उद्देश्यों के लिए भारत में सबसे पहले कौन आया था? पोर्तुगीज़ सबसे पहले आए थे। ध्यान में रखना है आपको, वास्को डिगामा 1498 कालीकट तट, ये आप ध्यान रख सकते हैं, 60 गुना इसको मुनाफा हुआ था। नेक्स्ट देखिए, अंडर हुज प्रेसिडेंटशिप कांग्रेस स्प्लिट इनटू 2 ग्रुप्स। तो ये देखिए, रास बिहारी घोष आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो सूरत का विभाजन हुआ था 1907 में, एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट्स के बीच में, नरम दल और गरम दल के बीच में कांग्रेस का विभाजन हुआ था। और 1916 का जो लखनऊ का सेशन होता है उसमें पैचअप भी हो जाता है। अंबिका चरण मजुमदार उस टाइम पे प्रेसिडेंट होते हैं। ठीक है, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया बाय हुम। तो ये भारत में स्थानीय स्वशासन के जनक कहे जाते हैं रिपन। ठीक है, और ये रेगुलर सेंसस भी स्टार्ट करने का जो श्रेय है रिपन को दिया जाता है। और मेयो के टाइम ड्यूरेशन में 1872 में फर्स्ट सेंसस हुआ था, बट अगर रेगुलर जो हर 10 ईयर के इंटरवल पे जो कंडक्ट करवाया जाता है तो ये रिपन की देन है। ठीक है, रेगुलर सेंसस। और ये ध्यान रखना है आपको कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट जो स्थानीय स्वशासन के पिता कहे जाते हैं, जो पंचायती सिस्टम हम देखते हैं ना, तो रिपन के टाइम ड्यूरेशन से स्टार्ट है। राज तरंगिणी, अ बुक दैट जनरली रिकॉर्डेड द हेरिटेज ऑफ कश्मीर इन द 12th सेंचुरी वॉज रिटन बाई। तो ये कल्हड़ के द्वारा एक बुक लिखी हुई है। इन हुज टाइम मलिक मोहम्मद जायसी कंपोज्ड पद्मावत। तो मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत की रचना की थी शेर शाह के शासनकाल में। ध्यान में रखना है, शेर शाह। ठीक है, इनके साथ चौसा का युद्ध कौन करता है, आपको इसको कमेंट सेक्शन में बताना है। हु वॉज द फर्स्ट इंटरिम प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली इन हुज लीडरशिप द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली टुक प्लेस ऑन 9 दिसंबर 1946। तो संविधान सभा के पहले अंतरिम अध्यक्ष कौन थे जिनके नेतृत्व में संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को? तो देखिए, जो सच्चिदानंद सिन्हा है वो अस्थायी रूप से इसके जो 9 दिसंबर 1946 को सभा हुई थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, उसके चेयरपर्सन बने थे। बट अगर स्टेबल फॉर्मेट में बात करें तो वो बने थे राजेंद्र प्रसाद जी। ठीक है, तो ध्यान रखना है 9 दिसंबर 1946 वाले सच्चिदानंद सिन्हा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्रिप्स मिशन केम टू इंडिया इन। तो क्रिप्स मिशन भारत में आया हुआ था 1942 में। इसको पोस्ट डेटेड चेक कहा गया है बाय महात्मा गांधी जी। ठीक है, पोस्ट डेटेड चेक कहा गया है क्रिप्स मिशन को, जो कि 1942 में केम टू इंडिया, एंड इसको महात्मा गांधी ने पोस्ट डेटेड चेक कहा है। अब देखिए, इसको आपको जो हड़प्पन साइट्स हैं और उनके रिवर बैंक है उससे आपको मैच करना है। तो देखिए, इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? देखिए, जो लोथल है वो भोगवा नदी के किनारे है। ओके, कालीबंगा जो है वो घग्घर नदी के किनारे है। रोपण ये हो जाएगा सतलज नदी के किनारे, और हड़प्पा हो जाएगा रावी नदी के किनारे, रावी हड़प्पा। मोहनजोदाड़ो बचा तो ये हो गया इंडस। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो आप इसको ध्यान में रख सकते हैं, यानी कि लोथल भोगवा, कालीबंगा घग्घर, रोपड़ हो जाएगा सतलज, उसके बाद हड़प्पा हो जाएगा रावी, मोहनजोदाड़ो इंडस रिवर यानी कि सिंधु नदी के तट पे। हु अमंग द फॉलोइंग रूलर्स हैड स्टैम्प्ड द फिगर ऑफ goddess Lakshmi on his coins and had his name inscribed in Nagari character। तो निम्नलिखित, यहाँ पे मैंने ऑप्शन नहीं प्रोवाइड किया है। ठीक है, तो कौन सा ऐसा शासक था जिसने अपने सिक्कों पर, कॉइन्स पर देवी लक्ष्मी की आकृति को अंकित किया था और उनका नाम नागरी अक्षर, जो देवनागरी जो स्क्रिप्ट होती है उसमें अंकित भी करवाया था? मोहम्मद गोरी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1 लाइनर फॉर्मेट में ध्यान रख सकते हैं। ड्यूरिंग द 1857 म्यूटिनी हु अमंग द फॉलोइंग वॉज गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कैनिंग। ओके, तो कैनिंग 1857 की म्यूटिनी के टाइम पे था और 1858 के एक्ट के थ्रू ये वॉइसरॉय बन गया था। विच मुगल रूलर वॉज कोरोनेटेड ट्वाइस? तो किस मुगल शासक का 2 बार राज्याभिषेक हुआ था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा औरंगजेब। तो इस तरीके से हमारे ये 50 क्वेश्चंस खत्म हो जाते हैं। क्वेश्चन इज फॉर यू, हु गेव फादर ऑफ द नेशन टाइटल टू महात्मा गांधी? महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता की उपाधि किसने दी थी? ऑप्शन आर रविन्द्रनाथ टैगोर, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, गोपाल कृष्ण गोखले। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, अपना खूब सारा ख्याल रखिए।